साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? हिंदी व्याकरण हम हिंदी ग्रामर देख लेते हैं यहाँ। ये आप अगर 72nd बीपीएससी दे रहे हैं या फिर एईडीओ का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 8 पन्ने में ये पूरी हिंदी व्याकरण को समाहित कर दिया गया है और सभी के लिए यह टेलीग्राम चैनल पे हम उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है या फिर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। आप वहां ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप इस पीडीएफ को पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इसमें हम लोग पढ़ेंगे शब्द भेद, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और इन सब के भेद पढ़ लेंगे और सबका उदाहरण लिखा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। समास यानी कंपाउंड पढ़ लेंगे, इसके जो 6 भेद हैं। वचन, एक वचन, बहुवचन, इस कैसे वचन में बदलते हैं उदाहरण सहित। संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और लिंग कैसे बदलते हैं। काल पढ़ेंगे, जो तीनों टेंस होते हैं, वाच्य, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और जो इम्पर्सनल वॉइस है भाववाच्य। और शुद्धिकरण बहुत पूछता है, खासकर आप देखेंगे जो भले क्वालिफाइंग नेचर का ये पेपर है बट शुद्धिकरण पे आप बहुत ध्यान देंगे। और उसके बाद हम शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण दोनों पे ध्यान देंगे। तो ये हमारा कुल मिलाकर के इतने अगर चैप्टर आप कर लेते हैं तो एईडीओ के लिए हमने आपको जो है अनेक शब्दों के एक शब्द आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, एंटोनिम्स दिया है, सिनोनिम्स दिया है। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, हिंदी व्याकरण अगर आप एक उदाहरण भी समझ जाते हैं, हालांकि हमने 3-4 उदाहरण हर चीज का लिया है, तो आप समझ जाएंगे। देखिए, शब्द भेद में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या है? तो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है या भाव हो सकता है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम दिल्ली जा रहा है, तो राम क्या है? व्यक्ति है। दिल्ली क्या है? जगह का नाम है। तो अब हम संज्ञा का भेद यहां पर, या एक ही साथ पहले सर्वनाम पहले देख लेते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आए उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कहा कि वह खेल रहा है, तो वह जैसे मान लो पहले अगर दे रहा है कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो अब मोहन बार बार तो ये नहीं कहेंगे कि मोहन खेल रहा है, तो ये लिखेंगे वह खेल रहा है, राइट। एडजेक्टिव विशेषण यानी विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा का या सर्वनाम का। जो विशेषता बताएगा कि वो कैसा है उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे कह रहे हैं कि राधा सुंदर लड़की है, तो राधा कैसी लड़की है? तो राधा सुंदर लड़की है। तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड है ये क्या है? मतलब जो बोल्ड किया हुआ वर्ड है ये विशेषण है। क्रिया, क्रिया क्या है? तो जिस शब्द से किसी काम के होने या किसी काम के करने का बोध होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। यानी कोई कार्य हो रहा है। जैसे आप देखिए यहां बच्चा रो रहा है, यानी बच्चा कुछ तो कर रहा है, बच्चा शांत तो नहीं है। मतलब कुछ भी अवस्था में है, बच्चा रो रहा है, बच्चा खेल रहा है, तो खेलना यहाँ पे क्रिया हो जाता है। नाउ क्रिया विशेषण। अब क्रिया की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप देखिए कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब चलना यहाँ पे क्रिया है, लेकिन वो कैसे चल रहा है? तो धीरे धीरे चल रहा है। या राम जो है मतलब तेज दौड़ता है, तो हमने बता दिया कि दौड़ना के पहले तेज लगा दिया हमने। तो हमने एक तरीके से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को देखा तो हम उसको कहेंगे क्रिया विशेषण। तो ये हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण देख लिया। अब आइए एक एक कर इनके भेद को देख लेते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे ना तो जैसे 72वीं बीपीएससी मेंस तो होगा या 71वीं मेंस होगा, आप उसमें देख सकते हैं कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। 100 नंबर का जो हिंदी का पेपर होता है कि संज्ञा का परिभाषा दीजिए और संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं उनको देखिए। कई जगह आपको 3 भेद मिलेंगे बट मुख्यतः उसके 5 भेद होते हैं। पहला होगा व्यक्तिवाचक, जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होगा। जैसे आप देखिए राम एक व्यक्ति हो गया, दिल्ली हो गया, या गंगा नदी का नाम है। दूसरा है कि जातिवाचक संज्ञा, जिससे संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होगा। मतलब उस ग्रुप में सबका उस वो वर्ड डिनोट करेगा। जैसे मान लीजिए कि लड़का, अब ये लड़का राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, मुकेश, रमेश, सुरेश, कोई भी हो सकता है। शहर, शहर दिल्ली हो सकता है, लखनऊ हो सकता है, पटना हो सकता है। नदी, यहां हमने क्या देखा? गंगा, यानी स्पेसिफिक नदी का नाम देखा था। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर नदी का नाम देख रहे हैं, राइट। तो मत सॉरी मतलब यहाँ नदी यानी वो ब्रह्मपुत्रा हो सकती है, गंगा हो सकती है। नाउ
द्रव्यवाचक जिससे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, जैसे कि सोना, पानी, दूध, ये क्या है? पदार्थ हैं, द्रव्य हैं। भाववाचक, नाम से क्लियर है, भाव, जैसे लोग भाव बनाते हैं। तो सुंदरता, बचपन, प्रेम। समूहवाचक, समूह से क्लियर है, समूह यानी क्या होता है? ग्रुप होता है, कलेक्टिव यूनिट होता है। तो समूह या झुंड का जो बोध कराता है, जैसे सेना, जो पूरी आर्मी है, उसमें कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, उसमें मुकेश हो सकते हैं, रमेश हो सकते हैं, यानी पूरी जब हम ग्रुप को कहेंगे तो समूहवाचक है। भीड़, झुंड, कोई भी ले सकते हैं। नाउ, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए यूज होता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तुम कहाँ हो। तो इसमें जो मैं है, तुम है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत होता है, जैसे यह मेरी पुस्तक है। मतलब ये जो पुस्तक है, हाँ, मतलब सामने कोई पुस्तक रखी होगी और तब कहा जाएगा कि यह मेरी पुस्तक है। लेकिन ठीक इसके उल्टा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होगा, जैसे बाहर कोई खड़ा है, अब कौन खड़ा है? नोबडी नोज, हो सकता है वो कोई भी स्ट्रेंजर हो सकता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो वाक्यों के बीच संबंध जोड़ता है, जैसे आप यहां देखिए, जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा। तो जो और सो क्या कर रहे हैं? संबंध को बताते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए यूज होता है, जैसे कौन आया है, तो यहाँ कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, निज यानी खुद का, स्वयं, तो कह रहा है कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा, तो ये प्रश्नवाचक निजवाचक सर्वनाम हो गया। तो ये सर्वनाम के 6 भेद याद रखिएगा। विशेषण, जो विशेषता बताता है संज्ञा या सर्वनाम की, 4 भेद हैं। ये क्या हो गया? ओके, 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, जो संज्ञा के गुण, दोष, रंग या आकार बताता है, जैसे कहेंगे कि वह एक सुंदर घर है। कैसा घर है? घर का डिस्क्रिप्शन दे दिया ना कि सुंदर घर है। या किसी को खराब भी बताया जा सकता है, तो ये गुणवाचक सर्वनाम है, सॉरी विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण, जो किसी वस्तु की माप या मात्रा बताए, जैसे मुझे थोड़ा दूध चाहिए, मुझे ज्यादा सामान चाहिए, तो थोड़ा, ज्यादा, ये क्या है? परिमाणवाचक। संख्यावाचक होगा, जो संख्या का बोध कराता है, मेरे पास 4 कलमें हैं, मेरे पास 6 किताबें हैं, तो 4, 6, ये संख्या का बोध कराता है। सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम शब्द विशेषण की तरह, जब हम सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह करने लगे, जैसे यह लड़का बुद्धिमान है, मतलब यह नॉर्मली आप देखेंगे सर्वनाम है यहाँ पे, लेकिन हम इसका प्रयोग किस रूप में कर रहे हैं? किसी की विशेषता बताने के लिए कि कैसा है, बुद्धिमान है। तो यहाँ पे यह जो है वो सर्वनामिक विशेषण है। नव क्रिया, जिससे कुछ करने का बोध होता है, 2 तरह का, अगर कर्म के आधार पर देखेंगे तो 2 तरह की क्रिया है। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में जो कर्म है वो होता है सकर्मक, नाम से सकर्मक यानी कर्म होता है। और जब अगला पढ़ेंगे अकर्मक, यानी अ मतलब होता है ना, यानी कर्म नहीं होता है। तो राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पत्र क्या है? कर्म है। यहाँ लिखना क्रिया है, तो पत्र लिखता है, तो कर्म के साथ क्रिया है, तो उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे। और अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं होता, अकर्म, राइट? बच्चा रोता है, कहाँ? यहाँ पे कर्म गायब है। नाउ, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताएगा, 4 तरह का है। कालवाचक, जो क्रिया के होने का समय बताता है, जैसे वह कल आएगा, वह परसों जाएगा, तो कल, परसों, क्या बता रहा है? समय बता रहा है। स्थानवाचक, जो किसी स्थान का बोध कराता है, तुम अंदर बैठो, तुम बाहर मत जाओ, तो अंदर, बाहर, ये सब क्या है? स्थानवाचक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया की मात्रा या फिर परिमाण मतलब कितना है उसको बताता है, जैसे वह बहुत सोता है, वह धीरे धीरे चलता है, सॉरी धीरे धीरे, नेक्स्ट क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा। वह बहुत, यहाँ मात्रा का, वह बहुत या कम जब हो जाए, या वह कम सोता है, वह कम खाता है। ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें ढंग या तरीका का बोध होता है, जैसे वह कछुआ धीरे धीरे चलता है, खरगोश तेज दौड़ता है, तो यहाँ धीरे धीरे, तेज, ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। ना, समास से आपको सवाल बहुत सारे मिलेंगे, और समास बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपाउंड, और हिंदी में अगर एक शब्द में इसका मतलब देखें तो इसका मतलब है संक्षिप्तीकरण, मतलब छोटा कर देना। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया और छोटा शब्द बनाए, तब उसे हम समास कहते हैं।
यानी दो शब्द मिला या दो से ज्यादा शब्द भी मिला और मिल करके एक छोटा सा शब्द बना लेंगे तो हम उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। याद रखिएगा, पहला पद प्रधान होता है इसमें, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। तो जो फोकस है ना, यथा, प्रति, तो जिसमें पहला शब्द प्रधान दिखेगा उसको हम कहेंगे अव्ययी भाव। तत्पुरुष, तत्, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और विग्रह करने पे जो कारक चिन्ह है को, से, के लिए, ये प्रकट होते हैं। जैसे राजपुत्र, तो इसमें का आ गया, राजा का पुत्र। यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, तो हम कह रहे थे ना कि का, को, से, के लिए ये आ जाता है। तीसरा है कर्मधारय समास। इसमें एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष ब्रैकेट में संज्ञा होता है। जैसे नील कमल यानी नीला है जो कमल, चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख। आपको बहुव्रीहि समास में और कर्मधारय में थोड़ा सा अंतर बता दूंगा मैं कि बहुव्रीहि में ना किसी थर्ड चीज को, किसी पर्टिकुलर चीज को ना अर्थ बता करके किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को वो रेफर करेगा, लेकिन ये यहीं पे खत्म हो जाता है कर्मधारय। द्विगु समास, नाम सीख लो द्विगु, तो इसमें संख्यावाचक आपको या नंबर दिखाई देगा पहले पद में। जैसे देखिए चौराहा, तो क्या दिखा, चौराहा में क्या दिखा, चौराहा यानी चार राहों का जो समूह होता है जहां पे चार रास्ते आकर मिलते हैं तो कहते हैं चौराहा, चौ दिखा। तिरंगा, तो यहाँ तीन रंग का यानी तीन संख्या का बोध करा रहा है, तो द्विगु समास तो आप आसानी से पकड़ लेंगे, तीन रंगों का समूह है। उसके बाद आएगा द्वंद्व समास, ये भी आसानी से पकड़ लेंगे। जैसे हमने अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान देखा, तत्पुरुष में दूसरा पद, अव्ययी भाव में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और या जो होता है वो लोप हो जाता है। जैसे माता और पिता, तो इसका हो जाएगा माता पिता। रात और दिन, तो इसका हो जाएगा रात दिन। मतलब एक हाइफन आप लगा देते हैं और जो और है वो गायब हो जाता है। तो इसी तरीके से आपको मिलेगा। नाउ बहुव्रीहि समास, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होगा और दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करेंगे। जैसे लंबोदर, आप देखिए लंबोदर किसे कहते हैं, पहले तो इसका मीनिंग समझिए। लंबा है उदर जिसका, पेट लंबा है, उदर जिसका, किसका उदर लंबा है, गणेश जी का। 10 आनंद, 10 है आनंद यानी सिर, 10 जिसके सिर हैं यानी कि रावण। ठीक है, वचन देख लेते हैं तो ये आप समझ जाएंगे। जैसे पीताम्बर भी आप ले सकते हैं। नाउ वचन हम देख लेते हैं, यानी वचन का नंबर हम कहते हैं, इसका मतलब संख्या से होता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, एक है तो एक वचन, एक से ज्यादा है तो बहुवचन। दो भेद मेनली शॉर्ट में आप समझेंगे, एक वचन यानी इसे सिंगुलर कहते हैं, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध होता है। जैसे लड़का खेल रहा है, पुस्तक मेज पर है, यहाँ कितने मतलब लड़का और कितने पुस्तक की चर्चा की गई है, एक, कोई पर्टिकुलर लड़का है या कोई पुस्तक मेज पर रखी है। बहु कहाँ चला गया, बहुवचन, बहुवचन में एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों का बोध होता है। जैसे लड़के खेल रहे हैं, पुस्तकें अलमारी में हैं, तो कई सारी पुस्तकों को रेफर कर रहा है, कई सारे लड़कों को रेफर कर रहा है। कुछ नियम है, जब वचन परिवर्तन आप करते हैं तो उसके कुछ नियम है। जैसे आ को ए में बदल देते हैं, जैसे कमरा है तो कमरे, बेटा है तो बेटे। कई बार अ को ए में बदलते हैं, ये स्त्रीलिंग के केस में होता है। जैसे आंख का आंखें, रात का रातें। स्त्रीलिंग के केस में आ को आए करते हैं, जैसे माता माताएं, कविता कविताएं। छोटी ई या बड़ी ई को या में करते हैं, जैसे जाति जातियां, लड़की लड़कियां। ऊ या बड़ी ऊ को उए में करते हैं, जैसे वस्तु वस्तुएं, वधु वधु वधुएं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। जब भी हम आदर के लिए प्रयोग करेंगे, बड़ों को सम्मान देने के लिए प्रयोग करेंगे, तो हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे पिताजी आ रहे हैं, अब देखिए कहने को तो एक ही मतलब व्यक्ति कोई आ रहे हैं, आपके पिताजी एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि पिताजी आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। पिताजी आ रहा है ये हम नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे पिताजी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। कुछ हमेशा एक वचन में होते हैं कुछ शब्द, जैसे पानी, अब ये नहीं कहेंगे पानियो पानिये,
सोना, जनता, वर्षा। ये जैसे आप देखते होंगे कि जनता, जनताओं ने कहा है, जैसे भारत की जनता ने कहा है, इस तरीके से हम सुनते हैं। वर्षा हो रही है, वर्षाएं हो रही है, ऐसा तो नहीं पढ़ते हैं हम। कुछ सदैव बहुवचन में होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, इसको हमेशा बहुवचन में ही रखा जाता है। नव संधि यानी ज्वाइनिंग, इसका अर्थ होता है मेल। जब दो वर्ण आपस में, दो वर्णों के आसपास आने से उनमें जो भी विकार या परिवर्तन होता है हम उसे संधि कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, स्वर का मतलब आप अंग्रेजी में वॉवेल कहते हैं, वॉवेल जंक्शन। जब दो स्वर मिलते हैं और जो परिवर्तन होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 सब टाइप्स हैं, भेद, उपभेद हैं। जैसे दीर्घ संधि, इसमें अ प्लस अ आ बनाता है, जैसे हिम प्लस आलय हिमालय। गुण संधि, अ प्लस ई ए बनाता है, नर प्लस इंद्र नरेंद्र। वृद्धि संधि, अ प्लस ए बनाता है, यानी एक और एक एकैक बनाएगा। यण संधि, ई प्लस अ य बनाएगा, इति प्लस आदि इत्यादि। अयादि संधि, ए प्लस अ अय बनाता है, लाइक ने प्लस अन नयन, नयन नहीं कहेंगे, नयन कहेंगे। दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर जो परिवर्तन हो। इसमें दो नियम देखेंगे। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे में बदलना, जैसे दिक प्लस अंबर, इसको हम क्या कहेंगे, क जो है वो ग में बदल जाएगा, दिगंबर। और दूसरा नियम है कि त जो है वो च या ज में बदल जाएगा, जैसे उच्चारण तो उच्चारण कहेंगे, सत जन तो सज्जन कहेंगे, सजन नहीं कहेंगे, सत प्लस जन, उत प्लस चारण, दिक प्लस अंबर। ना विसर्ग संधि है, ये विसर्ग का आप देख लीजिए। जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है और जो परिवर्तन हो, विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मनोहर को हम लिखते हैं मनः प्लस हर, यानी मनः प्लस हर मनोहर। विसर्ग का र हो जाना, जैसे निह धन, तो जो विसर्ग है वो र में बदल जाएगा। जैसे जो विसर्ग है आप यहाँ पे देखिए वो कैसे निर्धन में बदल गया। स स स, इन तीनों का होना, हालांकि प्रोनाउंसिएशन तीनों का अलग है, श श स। नमः प्लस ते नमस्ते, निह प्लस चल निश्चल। नाउ लिंग देख लेते हैं, यानी जेंडर जिसे कहते हैं। तो इसमें पुरुष जाति और स्त्री जाति नॉर्मली दो ही हम पढ़ेंगे, इसमें ट्रांसजेंडर को नहीं पढ़ेंगे। दो भेद होते हैं। पुल्लिंग कहते हैं मैस्कुलिन को, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे लड़का, पिता, शेर, पेड़, हिमालय, लोहा। ये कुछ अक्सर पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे देशों के नाम, पर्वतों के नाम, महीनों के नाम, हिंदी में धातुओं का नाम, चांदी को छोड़कर, चांदी स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। दूसरा है स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जैसे लड़की, माता जी जो है आपकी, शेरनी, नदी, कुर्सी, लिपि, ये सब स्त्रीलिंग है। और कुछ हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदियों, भाषाओं, बोलियों, तिथियों के नाम जो भी होते हैं उन सबको हम लोग, जैसे ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ बहती है, गंगा नदी बहती है, हम ये नहीं कहते हैं गंगा बहता है या कावेरी बहता है, राइट। लिंग परिवर्तन के कुछ नियम हैं, जैसे अ या आ को ई में बदलना, यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदल रहे हैं, तो देव को देवी, बेटा को बेटी, मामा मामी। अ को आह में बदलना, जैसे जब छात्र है तो आह में बदल देंगे छात्रा, सूत सूता। आ को इया में बदलना, चूहा चूहिया, डिब्बा डिबिया। ई या बड़ी ई को इनी या इणी में बदलना, हाथी हथिनी, तपस्वी तपस्विनी। हमेशा याद रखिएगा हाथी पुल्लिंग है, कई लोग हाथी को समझ जाएंगे कि थी लगा है तो स्त्रीलिंग हो, हथिनी स्त्रीलिंग है। व्यवसाय या जाति सूचक शब्दों में इन लगाकर, जैसे माली तो मालिन, धोबी तो धोबिन, ठीक है। पंडित पंडिताइन, इस तरीके से भी होता है आइन लगा करके। नाउ विशेष बातें, कुछ अपवाद हम देख लेते हैं। जैसे कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होंगे, हमेशा पुल्लिंग होंगे, जैसे कौवा, मच्छर, चीता, ये हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। जब इसको, इस शब्दों को का स्त्रीलिंग यूज करना होगा तो आपको लिखना होगा मादा कौवा या मादा मच्छर। हम लोग कहते हैं ना कि फीमेल मॉस्क्यूटो काटती है, तो आपको जो है परेशानी में आप पड़ जाते हैं, राइट। तो इसमें मादा जोड़ देते हैं बेसिकली, राइट।
और नित्य स्त्रीलिंग होगा जैसे मछली, कोयल, तितली। इसको पुल्लिंग बनाने के लिए नर जोड़ते हैं, जैसे नर मछली। मछला नहीं कहेंगे कि मछली का मछला कर दिए। कोयल, तितली, इसमें जोड़ना पड़ेगा नर कोयल, नर तितली, राइट। पदवाचक कुछ शब्द होते हैं जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, खिलाड़ी। इन शब्दों का लिंग नहीं बदलता है, ये दोनों के लिए समान रहते हैं, राइट। चाहे वो कोई भी व्यक्ति इस पद पे धारण करे। नाउ हम लोग काल देख लेते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसको काल कहते हैं। नाम से क्लियर है। टेंस जो आप पढ़े होंगे इंग्लिश में भी, तो इसके तीन भेद होते हैं। वर्तमान काल जो प्रेजेंट टेंस होता है, जो अभी चल रहा है, जैसे इसमें इसके भी सब टाइप्स हैं, जैसे सामान्य वर्तमान जिसमें ता है, ती है, जैसे वह पढ़ता है। अपूर्ण वर्तमान यानी जो पूर्ण नहीं हुआ है, रहा है, रही है, जैसे वर्षा हो रही है। और पूर्ण वर्तमान यानी जो हो चुका है, लिया है, आएगा, जैसे मैंने खाना खा लिया है। यानी हो तो वर्तमान में ही रहा है लेकिन पूर्ण हो चुका है ये। नव भूतकाल यानी जो ऑलरेडी बीत चुका है, पास्ट टेंस है, जो समय बीत चुका है। इसके उपभेद है, जैसे सामान्य भूत, उसने पत्र लिखा। अपूर्ण भूत यानी कि अभी वो काम हो ही रहा था, रही थी, जैसे बच्चे खेल रहे थे, यानी कि बच्चे खेल नहीं चुके थे, अभी खेल ही रहे थे। और पूर्ण भूत चुका था यानी कि गाड़ी जा चुकी थी, मतलब वहां पे गाड़ी थी नहीं, अब जा चुकी थी। और आखिरी टाइप है आसन्न भूत, जो काम अभी अभी पूरा हुआ। आसन्न का मतलब क्या होता है? एकदम नजदीक में, अभी हाल ही में। मैं आया हूं, मैं आया ही हूं, राइट। और भविष्यत काल यानी भविष्य में जो फ्यूचर टेंस होता है, आप उसको हम रेफर करते हैं, जो अभी हुआ नहीं है, जो होगा। और इसके उपभेद हैं, जैसे सामान्य भविष्य, गा, गे, गी लगा होता है इसमें। हम कल बाजार जाएंगे, अभी गए तो नहीं है, ना ही जा रहे हैं और ना ही जा चुके हैं, हम जाएंगे, फ्यूचर टेंस में। संभाव्य भविष्यत होता है जिससे काम के होने की संभावना, पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है, जैसे शायद आज वर्षा हो सकता है। जैसे अभी मौसम का मान लीजिए कि रंग जो है बना रहा है, वर्षा हुई नहीं है, तो शायद आज वर्षा हो। वाच्य, वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव यानी फीलिंग में से किसकी प्रधानता है, प्रधान कौन है, प्राइम कौन है, उसको हम वाच्य कहते हैं। इसके तीन भेद हैं। कर्तृवाच्य, इसमें कर्ता मुख्य होता है, जो काम करता है वो मुख्य होगा। और क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही होती है। मतलब जो यहाँ पे कर्ता है वो प्रमुख है। जैसे आप देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, कर मतलब इसमें प्रधान कौन आपको दिखाई दे रहा है? पुस्तक कौन पढ़ रहा है? राम, मतलब वही सब कुछ काम कर रहा है। इसका पहचान है कि कर्ता के साथ ने चिन्ह हो सकता है या कोई चिन्ह नहीं भी हो सकता है। कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस होता है, इसमें कर्म मुख्य होता है और जो क्रिया होती है वो कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बदल जाती है। जैसे राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, अब यहाँ पे जो प्रधान है, अब वो राम नहीं रह गया है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, यानी जो फोकस है वो पुस्तक पे है। पहचान इसमें देखेंगे, के द्वारा या से अक्सर लगा होता है। और जो क्रिया है वो हमेशा सकर्मक होती है। सकर्मक का मीनिंग मैंने क्या बताया? जो कर्म के साथ हो। स का मतलब है के साथ, अ मतलब होता है नहीं। एक और होता है इम्पर्सनल वॉइस या भाववाच्य। इसमें न कर्ता प्रधान होता है न कर्म प्रधान होता है, बल्कि क्रिया का भाव प्रधान होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, यानी यहाँ असमर्थता का भाव है। नॉर्मली ये निगेटिव टोन में ही आपको दिखेगा। यह अक्सर नकारात्मक नहीं वाक्य में होता है और क्रिया हमेशा अकर्मक और एक वचन होती है। नाम से अब इससे क्लियर हो जाएगा, अकर्मक होगी, बिना क्रिया के मतलब बिना कर्म के आएगी और हमेशा एक वचन में होगी, एक वचन पुलिंग होती है। इतना से क्लियर हो जाएगा। नाउ वाच्य का परिवर्तन भी देखते हैं। आप एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, तो कर्तृवाच्य से अगर कर्म वाच्य में हम बदलते हैं तो कर्ता के आगे से या के द्वारा लगा दिया जाता है। जैसे सीता फल खाती है, तो हम क्या करते हैं? सीता के द्वारा फल खाया जाता है, ठीक है। कर्तृवाच्य से जब भाववाच्य में हमें बदलना है तो इस समय क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलकर जाना क्रिया का रूप जोड़ देना होता है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षियों से उड़ा जाता है। अब देख रहे हैं, मतलब एक तरीके से हमसे बोला नहीं जाता, हमसे चला नहीं जाता, हमसे खाया नहीं जाता, ये सब भाववाच्य में आ जाएंगे। शुद्धिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है।
अक्सर हम लोग उच्चारण की कमी या अपने क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, जैसे आप देखेंगे अपने यहाँ भी कई लोग ड़ बोलते हैं, र को ड़ बोल देंगे, ड़ को र बोलेंगे। तो मतलब जैसे कहना होगा कि जोड़ कर, तो बोलेंगे जोर कर। तो ये कई बार हमारे जेहन में इतना बस गया होता है कि हम नहीं समझें, नहीं, उस चीज को गलती कर देते हैं वहां पे। तो ये जरूर आप याद रखिए, यहाँ पे अशुद्ध रूप दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में शुद्ध रूप है। तो ई, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा की अशुद्धियां देखें, पहले शब्द को देख लेते हैं। तो जैसे देखिए आशीर्वाद यहाँ पे, तो ये गलत है। ये वाला यहाँ पे, ये आशीर्वाद सही है, ठीक है। ये हारसिन से दिया है, यहाँ पे देखिए तो दीर्घिन से दिया है, राइट। कवि, कवि ऐसे नहीं होगा, कवि होता है। मतलब देखिए जब राइट साइड में आएगा ना तो इस पे फोकस होगा। जैसे कि किसी का आप नाम लेंगे, जैसे मान लो आपने नाम लिया दीपक, तो दी पे फोकस होगा यहाँ। लेकिन आपने कहा कि दीपक, तो इस पे फोकस नहीं, तो ये लेफ्ट साइड से हो जाएगा। जैसे कवि में आराम से फोकस है, आप कहीं कवि ऐसे तो नहीं सुनते हैं ना, कवि, ठीक है। यहाँ देखिए श्रीमती, तो श्रीमती, श्रीमती, यहाँ फोकस है श्रीमती, मतलब जोर डाला गया है, तो इसलिए राइट साइड से दोनों है। दीपावली, ये सही है। सही वाला आप ध्यान दे लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, और एक बार गलत वाले पे भी ध्यान दे लीजिए। जैसे कि बीमारी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा में, जैसे प्रभु ऐसे नहीं होगा, प्रभु होता है, साधु होता है। दूध, कैसे इम्फेसाइज कर रहे हैं हम, ऐसे दूध थोड़े कह रहे हैं, दूध, दूध, ठीक है, तो दूध ऐसे होता है। आगामी, मतलब मी पे फोकस है, ठीक है, और हम अगामी नहीं कहेंगे। श्रृंगार, देखिए कितना माइनर सा अंतर है, यहाँ पे आप देख लीजिए श्रृंगार। ऋषि, ये देखिए ऋषि। कृपा नीचे की तरफ होगा, कृपा ऐसे नहीं लिखेंगे। ऋतु, ये वाला सही होता है। नाउ ये तीनों स का डिफरेंस आपको दिख जाएगा, जैसे प्रसाद, अनिमेष, कई लोग ये स लिख देते हैं। पुष्प, पुष्प ऐसे होगा। विशेष, विशेष, ये तालव्य स, मूर्धन्य स इसको कहते हैं हम लोग, मूर्धन्य स। नाउ अन्य कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे उज्ज्वल, इसमें दो आधे ज आते हैं। ऐसे अगर आप उज्ज्वल लिख देंगे, कई लोग ऐसे लिख देते हैं उज्ज्वल, आधा ज लिख देंगे, वह दो आधे ज को लिखना होगा आपको। मतलब थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, उ ज व ल, दो आधे ज, तो ये जाकर के सही होगा। कई लोग चिन्ह ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, ये चिन्ह आपको लिखना पड़ेगा, ह के नीचे हलंत लगाना है। और ये भी पार्ट के ट्रेनिंग में पता नहीं ये कितनी बार बताया गया था, कई लोग उपरोक्त लिख देते हैं, कि उपरोक्त के विषय में मुझे कहना है कि, खासकर जब लेटर आप लिखते हैं तो आप लिखते हैं इस तरीके से, महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि नहीं, ये गलत है। आपको उपर्युक्त के विषय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपको ये लिखना है। अतिशयोक्ति ऐसे नहीं होगी, अतिशयोक्ति। वाक्य शुद्धिकरण भी आप देख लीजिए, कई बार इसमें वर्ड जो ऑर्डर है, पद क्रम, अनावश्यक शब्द या लिंग वचन के गलत प्रयोग के कारण हो जाता है ये, जिससे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे पहले अशुद्ध शब्द दिया गया है और बाद में शुद्ध है। जैसे अशुद्ध शब्द आप देखिए, कह रहा है कि वह कुशलता पूर्वक पहुंच गया। कुशलता पूर्वक पहुंच गया नहीं होगा, वह सकुशल पहुंच गया, ठीक है। या कुशलता, सकुशलता पूर्वक नहीं होगा, कुशलता पूर्वक आप यूज कर सकते हैं। नाउ यहां पे देखिए, कृपया कल आने की कृपा करें। अब दो बार कृपया भी लिख दिया और कृपा भी लिख रहा है, ये नहीं करें। कल आने की कृपा करें, ठीक है, ये दोनों एक साथ कृपया और कृपा का यूज नहीं करें, डबल नहीं करें। लिंग और वचन के कारण हो जाता है, जैसे मैंने हस्ताक्षर कर दिया, तो हस्ताक्षर सदैव यहां लिखा है कि बहुवचन होता है, तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए, कर दिया नहीं, कर दिए। आत्मा मरता नहीं है, देखिए यहां कहा गया है कि आत्मा जो है वो स्त्रीलिंग है, तो आत्मा मरती नहीं है। कई बार वर्ड ऑर्डर में अशुद्धियां हो जाएगी, जैसे एक गर्म चाय का कप लाओ, तो वर्ड इधर का उधर हो जाता है, मतलब लेफ्ट का राइट में। तो यहां पे क्या होगा कि गर्म चाय का एक कप लाओ, यहां क्या लिख दिया है, एक गर्म चाय, मतलब ये ऐसे ही लग रहा है कि अशुद्ध है। यह शुद्ध गाय का दूध है, शुद्ध गाय क्या होता है, ये अपने आप में गलत है, शुद्ध गाय का दूध नहीं, यह गाय का शुद्ध दूध, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध गाय अपने आप में गलत हो जाएगा, राइट। अब देखिए संज्ञा और सर्वनाम का भी गलत प्रयोग हो जाता है, जैसे मेरे को घर जाना है, ये आप लोग बोलने में यूज करते हैं कि मेरे को ये खाना है, ऐसा नहीं, मुझे घर जाना है। बोलेगा तेरे को क्या चाहिए,
ये फिल्मों में खूब आपने सुना होगा और हम लोग गलती भी करते हैं। तुम्हें क्या चाहिए, ये भी हो सकता है तुझे क्या चाहिए, राइट? नाउ इसमें कुछ आपके लिए सलाह है कि क्रिया का मेल जरूर आप इसमें चेक कीजिए। जो क्रिया है ना, वो हमेशा वाक्य के मुख्य कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार ही होना चाहिए। जो मुख्य कर्ता है, ठीक है, उसका लिंग कैसा है, उसका वचन कैसा है, वो एक वचन में है, बहुवचन में है, वो स्त्रीलिंग में है, पुल्लिंग में है, उसके अनुसार आपको क्रिया को रखना होगा। सम्मानजनक शब्द, जैसे हमने अभी आपको बताया कि बड़ों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करेंगे। जैसे पिताजी बैठे हैं, मास्टर जी आ रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं। तो ये मतलब उनके लिए ये एक्सेप्शन हो जाता है। मुहावरों का सही प्रयोग करेंगे। देखिए, अगर मुहावरों के शब्द हैं तो आप उनको नहीं बदल दीजिएगा। जैसे कहा गया अक्ल की लाठी, ये गलत हो जाएगा। अक्ल का अंधा ही लिखना होगा। अक्ल की लाठी आप नहीं लिख सकते, या अंधे की लकड़ी, ये सही है। तो मुहावरे में वो सब मत देखिएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि वचन है कि बहुवचन, एक वचन है कि बहुवचन है, वो अपना होता है। बाकी एक सेक्शन आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंशन का, ठीक है? तो आपको कॉम्प्रिहेंशन को हम कहते हैं समझ। इसमें आपको हमेशा एक चीज कॉम्प्रिहेंशन में दो तीन चीजों को ध्यान रखिएगा कि टोटली आपको पैसेज के आधार पर ही ध्यान देना है, न कि आपके जीके या जीएस के नॉलेज पे आपको ध्यान देना है। जो पैसेज में कहा गया है आपको कॉम्प्रिहेंशन उसी अनुसार बनाना है। और दूसरी चीज आप ये मतलब कॉम्प्रिहेंशन में दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि मेन बीपीएससी मेंस में लिखना है, तो वहां पर आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अपने शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है? ओके। तीसरी बात का कॉम्प्रिहेंशन में आप ध्यान दीजिएगा कि पहले एक बार पूरी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लेना है। चौथी बात ध्यान देना है कि पहले पूरी पढ़ने के पहले पहले क्वेश्चन पढ़ना है। जब आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें से खोजना क्या है, ठीक है? तो ये प्री आप एमसीक्यू देंगे तो उसके लिए भी हो जाएगा, और आप लिख रहे हैं तो ये तीन चार बातें आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और बिल्कुल जब लिख रहे हो तो बिल्कुल सरल सरल शब्दों में बिल्कुल लिखना है, ठीक है? एक आएगा आपको पास संक्षेपण, ठीक है? संक्षेपण में आपको अगेन अपने शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। और जो भी फिलर वर्ड्स होते हैं उनको हटा दीजिए। जैसे रहा है, रही है, उनको एकदम से हटा दीजिए, राइट? और अपने शब्दों में लिखिए। और उसका जो शीर्षक है, जो हेडिंग होता है, आप उस हेडिंग को जरूर डालिए संक्षेपण में, ठीक है? बाकी मुझे लगता है कि बाकी चीजें आप जैसे कि एक निबंध आता है, तो निबंध के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि हमने जितना एस्से के लिए निबंध कराया है, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम 75 एसेज कर रहे हैं, कर चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी डन इट, हमने कंप्लीट कर लिया है 71वीं बीपीएससी बैच में। और हम 99 एसेज कर रहे हैं, 99 या 100 कह लीजिए, एसेज कर रहे हैं 72nd बीपीएससी बैच में। और इसमें से अराउंड हम 50 प्लस एस्से को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप ये कर सकते हैं, राइट? ओके। आपको कोई भी अगर डाउट होती है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप इस जो मेल है, मेल आईडी ispcsfactory@gmail.com, तो इस पे आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कोई भी चीज को ना ब्रीफ में पूछिएगा, एकदम पॉइंट में। एक एक पन्ने का प्लीज मत लिखिएगा मेल, नहीं तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है। धन्यवाद।